जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक, तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है भारत में कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडिया। देखिए ये चैप्टर जो है यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है वो प्रश्न आते हैं। ठीक, तो ये तो ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है, कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह यानी पशुपालन होता है, कितने प्रतिशत पर वन है। लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर में वो पहले ही आप समझ लें कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए ये वाला चैप्टर देख रहे हैं ना, सेरी कल्चर किसे कहते हैं, एपी कल्चर किसे कहते हैं, पीसी कल्चर किसे कहते हैं, वीटी कल्चर किसे कहते हैं, पोमो कल्चर किसे कहते हैं। एक तो यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक, दूसरा कौन सी फसल रबी है, कौन सी फसल खरीफ है। एक मोटा मोटा आइडिया आप ले लीजिए कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आता है। दूसरा कौन सी फसल जो है वो हमारी खरीफ फसल है। रबी फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, या कब बोई जाती है, खरीफ फसल कब बोई जाती है। दूसरा प्रश्न जो है ये आता है। तीसरा इस तरह से प्रश्न आएगा कि ये बीमारी है, वो किस फसल की बीमारी, सॉरी ये फसल है वो मतलब कौन सी बीमारी से ग्रसित होता है, या फिर ये बीमारी है वो उससे ग्रसित होने वाली फसल कौन सी है। तो कुछ इस तरह से जो है वो प्रश्न आते हैं एग्रीकल्चर में कि रेड रॉट नामक रोग किसके कारण होता है। ठीक, तो ये कुछ तरह के प्रश्न है, बाकी हम लोग आगे देखते जाएंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंडियन एग्रीकल्चर। दूसरा एक इसमें आता है कि जैसे ये तो हम लोग देख ही रहे हैं ना, तो आगे चलिए देखते चलेंगे साथ में। एक मोटा मोटा आपको आइडिया मिल गया कि क्या है एग्रीकल्चर में, तो हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहली बात करेंगे हम लोग इसमें कि भारत की कृषि। ठीक, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि होती है। लगभग 51% क्षेत्रफल पर भारत की कृषि होती है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारत को इसीलिए क्या कहा जाता है कि कृषि प्रभुत्व देश बोला जाता है, कृषि प्रधान देश बोला जाता है। कृषि प्रधान देश इसीलिए भारत को बोला जाता है कि लगभग आधे से ज्यादा जनता जो है वो कृषि पर, जिनका रोजगार भी कृषि पर डिपेंडेंट है। हालांकि हम लोग जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ ना, सर्विस सेक्टर की तरफ, और जो है कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ, इंडस्ट्री और फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कृषि प्रधान देश ही है भारत। ठीक, पशुपालन कितने प्रतिशत भाग पर होता है, 4% भाग पर। वन कितने प्रतिशत भाग पर है, 21% भाग पर। और लगभग 24% भाग जो है वो क्या है, बंजर भूमि है, जहां पे कोई किसी तरह का कोई उत्पादन नहीं होता। ठीक, ये जो कृषि है हमारा, जो कृषि है हमारा वो किस में था, 7वीं अनुसूची में है। लेकिन कृषि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 2006 को जो है एक सिफारिश प्रस्तुत करते हुए कृषि को राज्य सूची से हटा करके कहाँ कर दिया, संवर्ती सूची में। ठीक ना, क्या किया इसने, बात की कि कृषि को किस क्षेत्र में लेके जाया जाए, संवर्ती सूची की क्षेत्र में लेके जाया जाए। ठीक, तो अभी किस उसमें है कृषि, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कृषि जो है, ये डाटा मेरे पास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक टू वे कम्युनिकेशन बना रहे। आप लोग को मैं ये काम दे रहा हूं कि कृषि जो है वो राज्य क्षेत्र का विषय है या संवर्ती सूची का विषय है, किस सूची का विषय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करें, उसको बताएं। ठीक है, भारत का अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में गठित हुआ था। ठीक, 1946 में गठित हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहली मंत्रिमंडल जो है उन 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री जो है, 1947 के समय में कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और ये जो हमारे पास लिस्ट है हम इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ठीक, कि सेरीकल्चर किसको कहते हैं, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं हम लोग, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। एपीकल्चर किसे कहते हैं, मधुमक्खियों का पालन जब किया जाए, मधुमक्खियों का जब पालन किया जाए तो उसको क्या कहा जाता है,
एपीकल्चर, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, मत्स्य पालन को क्या बोला जाता है? पिसीकल्चर। फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर, अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर, केचुए के पालन को क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर, फलों के उत्पादन को क्या बोलते हैं? पोमोकल्चर बोलते हैं, पोमोकल्चर बोलते हैं। सब्जियों के उत्पादन को ओलेरी, सब्जी मतलब देखिए कल्चर सब में लगा हुआ है, तो जो आगे का जो प्रीफिक्स है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बागवानी को हॉर्टिकल्चर, हवा में पौधों को उगाना, यानी ऐसे पेड़ जो है वो हवा में लटके होते हैं, ठीक ना, उनको क्या बोलते हैं? एरोपोट्रिक, एरोपोटिक। उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों को उगाना। हाइड्रो मतलब क्या होता है? जल, तो हाइड्रो मतलब जल, तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब पौधों को जल में उगाना। क्लियर? उसके बाद भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र लगभग 47% भाग पर चावल उगाई जाती है, चावल की खेती की जाती है, ठीक। और भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल है, चावल है, ठीक। और विश्व का, पूरे विश्व का लगभग 21.7% चावल क्या किया था? कितना चावल? कितना चावल? लगभग 20% से ज्यादा, 20% से ज्यादा, यानी कि लगभग 21.7% चावल का उत्पादन अकेले भारत में किया जाता है, ठीक। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है, ठीक। IR20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। ये IR20 क्या है? चावल की किस्म है जो अधिक से अधिक पैदावार देती है। गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। तो यदि प्रश्न पूछे, ऐसे करके प्रश्न पूछे आपसे कि गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा क्रम है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कौन सा होगा? दूसरा होगा। आप लोग बताइए कि पहला कौन सा है? तो सामने दिया है चीन। पहला कौन सा है? चीन। दूसरा भारत। भारत विश्व का लगभग 12% गेहूं का उत्पादन करता है। चावल जहां 21.7% करता है, गेहूं कितना उत्पादित करता है? 12% गेहूं का उत्पादन होता है। तो देश की कुल कृषि योग्य भूमि में लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है, ठीक। 12% उत्पादन होता है, कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है? 14% भाग पर। गेहूं के उत्पादन में प्रथम कौन है? यदि भारत में बात की जाए तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। जबकि जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पर। प्रति हेक्टेयर समझ रहे? यानी कि पूरे भारत में सर्वाधिक जो गेहूं का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। और ये बात करें कि यानी जानते हैं, एक पर्टिकुलर जमीन पर, एक पर्टिकुलर जमीन पर, यानी कि अगर सपोज कीजिए अगर इतनी बड़ी जमीन मिलती है किसी को, ठीक, ये यूपी है, ये पंजाब है, ठीक। तो यहां पर क्या होता है? यूपी में गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है। लेकिन अगर इतनी बड़ी जमीन पंजाब में भी ली जाए, इतनी बड़ी जमीन यूपी में भी ली जाए, तो जो पंजाब की जमीन में, ऐसे समझिए, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है, केजी के हिसाब से तो नहीं होता, मैं बस एक समझाने के लिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां पर अगर 100 ग्राम गेहूं होता है तो यहां पे 120 ग्राम गेहूं, ऐसा होता है। मतलब यहां पे ज्यादा होता है। पर्टिकुलर एक हेक्टेयर भूमि की अगर बात की जाए तो पंजाब में सबसे ज्यादा होता है, पंजाब की पैदावार सबसे ज्यादा होती है प्रति हेक्टेयर भूमि की बात की जाए तो। समझ गए बात? हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभाव जो है वो गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा। किस पर पड़ा? गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा था, ठीक। परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई थी, ठीक है। चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में ज्यादा वृद्धि हुई थी, लेकिन फायदा दोनों को था, गेहूं और चावल दोनों को। क्लियर?
मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई हैं। कहां पर? मैक्सिको और फिलीपींस में। ठीक। विश्व में हरित क्रांति के जनक किनको माना जाता है? इनको माना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को। यह प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक। भारत में हरित क्रांति का जनक या हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? देखिए, नॉर्मली पूछा जाए तो हरित क्रांति का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को, एक नॉर्मल क्वेश्चन हो। लेकिन जब लग जाए कि भारत में, विश्व स्तर पे नहीं, भारत में अगर बात की जाए तो कौन होगा? एमएस स्वामीनाथन। ठीक। शुरुआत कब हुई? शुरुआत कब हुई? 1967-68 में शुरुआत हुई थी। ठीक ना? कब शुरुआत हुई थी? 1967-68 में शुरुआत हुई थी। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर, उत्तराखंड। पंतनगर, उत्तराखंड। ठीक ना? पंतनगर कहां पर है? उत्तराखंड में है। ठीक। एक सेकेंड। क्लियर? अब देख लिया जाए ये भी। हाँ, ये उस समय मेरे दिमाग में एक बार के लिए आया था, फिर उसके बाद दिमाग से मेरे स्किप कर गया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टेबल। अब तक कम से कम 10 बार प्रश्न सिर्फ इसी टेबल से आ चुका है पीसीएस में। अब तक 10 बार से ज़्यादा प्रश्न जो है इसी टेबल से आ चुका है पीसीएस में। ठीक। तो सबसे पहले देखिए, हरित क्रांति। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति, तो दूध सफेद रंग का होता है, तो श्वेत क्रांति दूध के लिए, दुग्ध के लिए। नीली क्रांति, देखिए जल में मछलियां रहती हैं और जल नीला होता है, तो मत्स्य क्रांति। भूरी क्रांति, उर्वरक, मिट्टी का रंग भूरा होता है, काली तो होती नहीं मिट्टी, मिट्टी का रंग भूरा होता है और उर्वरक भी लगभग भूरा ही होता है। आप देखेंगे तो जो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, आप देखेंगे उसका भी रंग कैसा होता है? भूरा ही। रजत क्रांति, अंडा उत्पादन। पीली क्रांति, तिलहन। तेल का रंग देखेंगे तो कैसा होता है? लगभग लगभग भूरे से पीला, तो पीली क्रांति, तिलहन। पीला सरसों आता है ना, इसलिए। ठीक ना? कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति बायोडीजल, बायोडीजल। ठीक। कृष्ण सांवले थे और डीजल भी लगभग क्या होता है? लगभग देखने में एकदम झालापन रंग उसका होता है, एकदम बिल्कुल ब्लैक भी नहीं होता है। ठीक। लाल क्रांति, टमाटर। टमाटर का भी रंग लाल होता है, मांस भी रेडिश होती है। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली। मसाला, बादामी क्रांति, मसाला। सुनहरी, फल उत्पादन। अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना। ठीक, अमृत जोड़ो। गोल क्रांति, आलू उत्पादन। स्वर्ण क्रांति, बागवानी। खाकी क्रांति, चमड़ा। और काली क्रांति, कच्चा तेल उत्पादन। जिसमें से आप कौन कौन सा एकदम अच्छे से देख लें, आप कौन कौन सा वाला एकदम अच्छे से देख लें। देखिए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, पीली क्रांति। ठीक। लाल, गुलाबी, गोल और स्वर्ण। इतना देख, मतलब ये दो बहुत कम है जिसको नहीं देखना, लगभग सभी इंपॉर्टेंट है। मैं क्या ही बताऊं इसमें, इंपॉर्टेंट सब इंपॉर्टेंट है। ठीक। लगभग सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? बताइए। डॉक्टर वी कुरियन, डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। ठीक। नेक्स्ट है तिलहन प्रतियोगी
प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई? 1986 में। कब की गई? 1986 में। क्लियर? उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में भारत का स्थान क्या है? भारत का उर्वरक उत्पादन और उपभोग में विश्व में स्थान क्या है? तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरे स्थान पर। पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरक की अपनी खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है फॉस्फेटी उर्वरक की खपत का कितना उत्पादन करता है? ठीक ना? तो भारत नाइट्रोजनी उर्वरक की अपनी खपत का लगभग 94% व फॉस्फेटी उर्वरक की खपत का लगभग 82% उत्पादन करता है। पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह से आयात किया जाता है। कौन सी उर्वरक है जिसका पूरी तरह से आयात किया जाता है? तो पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक, इसका पोटेशियम का। वह फसलें जिनका भारत में जिनमें भारत का स्थान प्रथम है, वह कौन कौन सी फसल है? आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक और हल्दी। ठीक है, इनमें भारत का स्थान जो है वो क्या है? प्रथम है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। प्रथम चीन। देखिए, ये उत्पादन वाले मामले में अगर कुछ नहीं समझ में आता है, मतलब अगर याद नहीं है, ये नहीं कि आप ऐसा करेंगे भी नहीं कि प्रथम याद है फिर भी आप मारे जा रहे हैं दूसरे पर है भारत। मैं वहां की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि सर कहे थे कि प्रथम पे चीन को मार देना। सर हमको याद आ रहा था कि वहां पे प्रथम पे भारत है, लेकिन हमने चीन मारा क्योंकि सर ने। ये मेरा कहने का मतलब नहीं है, आप समझ जाइए, ठीक है? मेरे कहने का मतलब अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है और अंड बंड आप मार रहे हैं इधर उधर जाकर के कि बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, अमेरिका को मार रहे हैं इधर उधर, तो उससे बढ़िया है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप पूछ रहा है प्रथम स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे पर अमूमन भारत को मार दीजिए और पहले पर चीन को मार दीजिए अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्रोबेबिलिटी है सही होने की। क्या प्रोबेबिलिटी है? सही होने की। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन है। और भारत का स्थान तीसरा है। भारत का स्थान क्या है? तीसरा। ये क्यूरिंग क्या होता है? क्यूरिंग किसको कहते हैं? तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया है ये। इसे क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहते हैं। ठीक, क्यूरिंग कहते हैं। भारत में चाय की खेती कब प्रारंभ हुई? 1840 में। कब प्रारंभ हुई? 1840 में। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में। कहां पर? असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में, कुल मिला के असम में। और चाय की पत्तियों में किन चीजों की प्रचुरता पाई जाती है? किन चीजों की प्रचुरता पाई जाती है? कैफीन और टैनिन। कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती, ठीक ना? भारत में सर्वोत्तम चाय जो है वो कहां पर पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में। कहां पर पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। सर्वोत्तम चाय कहां पर पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन सा होता है? अरेबिका। क्या नाम है उसका? अरेबिका। और रोबस्ता और लिबेरिका क्या है? यह कहवा की किस्में हैं। रोबस्ता और लिबेरिका क्या हैं? यह कहवा की किस्में हैं। मोचा क्या है? यह भी कहवा की एक किस्म है जो कि कहां पे उगाई जाती है? यमन में। यमन में उगाई जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए, ये व्हाइट बर्ड क्या है? व्हाइट बर्ड क्या, मैंने बोला था ना बीमारियों का नाम पूछता है। और खैरा ये क्या है? यह दोनों बीमारियों का नाम है। क्या, किसका नाम है? बीमारियों का नाम है। जो व्हाइट बर्ड है वो मक्का में होने वाली बीमारी है और जो खैरा है वो किसमें?
धान में होने वाली बीमारी है। और यह बीमारियां क्यों होती हैं? जिंक यानी जस्ता की कमी के कारण। क्यों होती हैं? जस्ता की कमी के कारण होती है। ठीक ना। भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से प्राप्त होता है। आर्किड से कितना प्रतिशत फूलों की खेती प्राप्त होती है? लगभग 9%। आर्किड क्या है? ये रंगहीन और मनमोहक पुष्पीय पौधा है। सॉरी, रंगहीन कह रहा हूं, माफिए, रंगीन और मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जिसको आप लोग बोलते हैं ना परफ्यूम, इत्र के निर्माण में। ठीक है ना। सजावट के भी रूप में किया जाता है इन फूलों का निर्माण ना। खाद्य के रूप में भी किया जाता है, दवाइयों के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक, कई चीजों के निर्माण में इनका योगदान होता है। भारत में इसकी खेती कहाँ पर होती है? यह प्रश्न पूछे तो उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। ठीक। आर्किड स्टेट के रूप में जाने जाने वाला स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, अपना कृषि को जो है यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक ना। बाकी क्या करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक। बाकी आप लोग रिवीजन पे एकदम फोकस किए रहिए। इसको कंप्लीट कराने का काम मेरा है। मैं कैलकुलेट करता रहता हूँ कि कितना दिन बचा हुआ है और मैंने अपना प्रॉमिस कितने दिन में कराने का किया था। और एक बात और बोलूँगा कि हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का मन है तो, नहीं मन है, अगर बस ये है कि लूसेंट धीरे धीरे कंप्लीट करना है तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ दीजिएगा, आप आता ही नहीं वहाँ से प्रश्न, एकदम सीधा छोड़ दीजिएगा। जो 8-10 पन्ना वर्ल्ड हिस्ट्री है वो सीधा छोड़ दीजिएगा। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में जो पीछे है ना पेजेस, 5-6 पेजेस, जो लगभग 6 से 8 पेजेस हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, 6 से 8 पेजेस ज्योग्राफी में, जिनमें पीछे लिस्टिंग दी हुई है, उनको पढ़ाने का क्या ही काम है। अब कौन सा कांग्रेस का सत्र कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, इसमें क्या मैं पढ़ा दूं? बताइए, क्या जबरदस्ती का मैं क्या पढ़ा दूंगा? ठीक है, मेरा काम है एक बार मैं उसको रीड कर दूंगा। ठीक, हम लोग मैप पे देख लेंगे तो बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, वो रटाएगा नहीं आपको। और ये रटने का ही काम है, मतलब बिना रटे आपका काम चल ही नहीं सकता है, उसको रटना है। तो आप थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा पेज मत रटिए, लेकिन 10 पेज है तो एक एक पेज को 3-3 दिन में रटते चले जाइए। ठीक, या 4-4 दिन में रटते चले जाइए, लगभग आपका 80% से ज़्यादा कवर हो जाएगा आसानी से। तो 3 दिन 4 दिन में एक पेज को रटिए, ऐसे धीरे धीरे लगभग 7-8 पेज दोनों मिला करके 7-7 8-8 पेज है तो 15-16 पेज आराम से आपके कवर हो जाएंगे। उनको आप धीरे धीरे रट्टा मारते चलिए। ठीक, बाकी जो पढ़ाने वाला सेक्शन है उसको तो मैं कंप्लीट करते ही चल रहा हूँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।